अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम का मौजू है जी सांस और सांस से रिलेटेड मुख्तलिफ बीमारियाँ। ये सांस ही है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं और हमारे इर्द गिर्द अब जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। हमारा लाइफ स्पैन जो है वो कम होता चला जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप एक तो स्पेसिफिक टाइम आता है ना जब हम कहते हैं कि स्मॉग की वजह से शहर जो है वो नंबर 1 पर है हमारा, अनफॉर्चुनेटली, और ये एक लंबा स्पैन होता है। बावजूद इसके आजकल वाला इन्वायरमेंट, आप किसी भी टाइम शहर में बाहर कहीं चले जाएँ, पोल्यूशन इस कदर ज़्यादा है और हमारे यहाँ ट्रेंडी नहीं कि लोग मास्क पहन रहे हों या कोई हिफाजती इंतज़ाम कर लें। ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती जा रही है सूरत हाल। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म की वजूहात का शिकार होते जा रहे हैं। लोगों को खांसी रहना, फ्लू रहना, फिर एलर्जीज़ रहना आम होता चला जा रहा है। और ऐसे से हम जब बहुत आगे जाते हैं तो ख़तरनाक सूरत हाल क्या है, हमारे लंग्स किस तरह से मुतासर हो जाते हैं, उनकी हालत क्या हो जाती है। और इन दी एंड अगर हम बिल्कुल इनका ख्याल नहीं करते, इन्वायरमेंट हमारा इसी तरह से पोल्यूटेड रहता है, आसपास वाला इन्वायरमेंट हमारा डस्ट, धुआं, काला धुआं, फैक्ट्रियों के पास अगर आपका घर है तो आपके लंग्स के साथ क्या होता है। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी डॉक्टर उमर नईम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये नॉर्मल लगता है हमें इन्वायरमेंट ना, बीइंग अ ड्राइवर, मैं जब कभी बाहर जाती हूँ, गाड़ी चला रही होती हूँ, बाहर कहीं निकलना, मार्केट में आना जाना, तो वो आपको फील नहीं होता जो इन्वायरमेंट है। गाड़ियों का धुआं, डस्ट, बहुत बुरी सूरत हाल होती है। हमें एक आम सेहतमंद इंसान को किस तरह से ये डस्ट मुतासर करती है? जी, जो डस्ट होती है वो हमारे लंग्स को तो बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। उसके साथ साथ अब हमें ये लगता है कि जैसे जैसे पंजाब में रहते हुए, लाहौर में रहते हुए, कि स्मोक आएगी तो वही डस्ट है, उसके अलावा हमारा शहर क्लीन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। मैं अपने अक्सर पेशेंट से बल्कि ऐसे जो पूछता हूँ कि जी कि आपने आखिरी दफ़ा लाहौर में रात को सितारे कब देखे थे? सितारे नज़र नहीं आते अब। सिर्फ कोविड के दौर में जब गाड़ियाँ और फैक्ट्रियाँ बंद हुई थी उस वक्त सितारे नज़र आने शुरू हुए थे। हम लोग मुसलसल एक डस्ट के क्लाउड के अंदर हम लोग रह रहे हैं पंजाब के अंदर स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा था, जिसमें ईंटों की भट्टी थी और पेट्रोल जो था वो अगर नाकिस पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा केमिकल्स निकल रहे होते हैं। ये गाड़ियों का धुआं भी उतना ही खतरनाक है? गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रीज़ का धुआं, जो फसलें जलाते हैं, ये सब मिलके कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं PM2 2.5। 2.5 एक पार्टिकल का साइज़ होता है। जैसे हमारे नाजरीन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बाल की जो थिकनेस होती है उससे 30 गुना छोटा वो पार्टिकल होता है, और वो इतना ख़तरनाक पार्टिकल होता है कि उसको हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम यानी कि नाक, फेफड़े कहीं पर रुकता नहीं है, वो सीधा फेफड़ों के अंदर जाके हमारे खून में शामिल होना शुरू हो जाता है। और इस वक्त जब मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था तो उस वक्त भी मैंने जब लाहौर का AQI देखा तो वो 160 पे था। WHO के मुताबिक 50 तक हम लोग उसको हेल्दी कहते हैं, 50 के ऊपर वो हैज़ार्डस या नुकसानदेह मुज़र होना शुरू और हो पीक जाता है। आवर्स में जब आप ये चेक करेंगे, जब हमें रोड पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं, शाम 5 बजे का टाइम होता है, रात 8 बजे का टाइम होता है, उस टाइम तो ये बड़ा ख़तरनाक होता होगा। स्पेशली जी स्मॉग, क्योंकि स्मॉग और ये जो डस्ट होती है इसके जो पीक आवर्स होते हैं वो सुबह 5 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक, ये पीक आवर्स होते हैं जिसके अंदर स्मॉग सबसे हाई होता है। और अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त सब बच्चे स्कूल भी जा रहे होते हैं, दफ्तर भी लग रहे होते हैं, तो हमें ये पोल्यूशन से बचने के लिए भी काफ़ी चीज़ें करनी चाहिए। सही। सो एक हेल्दी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। दमा क्या होता है? दमा जी, इसको हम लोग इंग्लिश में अस्थमा या इसको उर्दू में जो हम दमा कहते हैं, ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन होता जा रहा है। खतरनाक है? ख़तरनाक है अगर आप इसको ट्रीट नहीं कर रहे, अगर लाइफ आप लॉन्ग इलाज नहीं कर बीमारी रहे। है? ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है। जैसे शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होती है, उसको आपने कंट्रोल में रखना होता है। इसी तरह दमे को भी आपने अपने कंट्रोल में रखना है। यानी कि अक्सर पेशेंट्स जो पूछते हैं ये जी कि मेरा दमा ठीक हो जाएगा या मैं इससे बाहर निकल आऊँगा, मैं उनको ये समझाता हूँ जी कि जो दमा है ये आपकी सांस की नालियों की हसासियत है, सेंसिटिविटी है, और ये आप जेनेटिकली लेकर आए होते हैं। कुछ दमा होते हैं जो कि जेनेटिकली आए होते हैं, कुछ होते हैं जो आपके आसपास के माहौल से होते हैं, जैसे कि बदलता मौसम तंग करता है, मिट्टी, गर्द गुबार, धुआं, तोते, कबूतर, परिंदे, पर्शियन कैट्स जो होती हैं, लंबे बालों वाली बिल्लियाँ, ये सब चीज़ें दमा के ट्रिगर्स होती हैं। ये प्रेजेंट करता है डिफरेंट एलर्जीज से, और अगर इसको कंट्रोल ना करें तो ये फिर दमे की सूरत इख्तियार कर जाता है। एग्जैक्टली, ये बेसिकली जो होती है, जो एलर्जी स्टार्ट होती है नाक से स्टार्ट होती हैं, फिर गले के अंदर जो होता है हल्का सा जिसको हम कहते हैं केरा गिरना शुरू होता है, और अल्टीमेटली ये फिर अस्थमा की तरह की शक्ल बना लेता है। डॉक्टर साहब, इसकी मुझे कुछ अलामात बता दें, क्योंकि अगर हमने स्टार्ट वाली अलामात को इग्नोर किया तो फिर आगे चल के तो बहुत मसला हो सकता है ना। सबसे कॉमन अलामत है जी जिसमें मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ या मैं सब
जो भी जो लेक्चर्स वगैरह स्टूडेंट्स को भी देते हैं कि वो लोग जो कि बार बार गला साफ़ कर रहे हैं जो बार बार इस तरह का जो गला साफ़ करते हैं, या जिनको मुसलसल फ्लू पूरा साल कहते हैं जी हमें हर महीने फ्लू हो जाता है, हमें डस्ट बहुत तंग करती है, हम लोग डस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें तंग करते हैं, हम मौसम चेंज होता है जो हमें तंग करता है, तो इसमें आपने मुस्तनद पल्मोनोलॉजिस्ट को लाजमी चेक करवाएं। और आपके इसमें कुछ ख़ास टेस्ट होते हैं, सिर्फ एक्सरे, छाती का एक्सरे क्लियर आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको दमा नहीं है। दमा को पिक करने के लिए एक डॉक्टर ने हिस्ट्री लेनी होती है, उसमें सारी तशखीस करनी होती है, और कुछ ख़ास टेस्ट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। वो हमें दमा को पिक करते हैं जी आया पेशेंट को दमा है कि नहीं है। इसमें कोई जेंडर की कैद, उम्र की कैद होती है, किसी भी एज में हो सकता है? ये अमूमन मुख्तलिफ़ किस्म के दमा होते हैं। कुछ होते हैं मौरूसी जो कि पैदाइश से जो बच्चों को होते हैं उसमें उनकी सांस की नालियाँ हसास होती हैं, बदलता मौसम उनको तंग करता है, घर में अगर पेरेंट्स में से कोई सिगरेट पी रहा है तो वो उनको तंग करता है, और डस्टिंग और जो घर की डस्ट वगैरह होती है वो चीज़ें भी तंग कर रही होती हैं। कुछ दमा होते हैं जो अर्ली यंग एज में आने शुरू होते हैं, जैसे कि कोई अगर बंदा था जो कि लाहौर से बाहर रहता था, साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट में रहता था, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ने के लिए लाहौर में आए, यहाँ की इन्वायरमेंट, यहाँ का बदलता मौसम, यहाँ की पोल्यूशन की वजह से उसको ये चीज़ें ट्रिगर हो गई, तब वो पूछते हैं जी कि हमें तो कभी भी जो दमे की शिकायत नहीं थी। तो हम उनको ये बताते हैं कि आपको दमा ये नहीं होता जी कि आपको कभी ट्रिगर ही नहीं हुआ, दमा पूरी पूरी लाइफ रह सकता है, हो सकता है कोई चीज़ ट्रिगर ही ना की हो। जैसी कोई चीज़ आपको ट्रिगर, जैसे कि बदलता मौसम किसी ने अगर नहीं देखा, कोई कराची रह रहा है 12 महीने एक ही मौसम है, उसको पता ही नहीं होगा कि मुझे दमा है कि नहीं, जब तक वो बदलते मौसम में नहीं आएगा, एनवायरनमेंट चेंज उसको तंग करेगी। ठीक हो गया। मुझे ये बता दीजिएगा कि कुछ लोग होते हैं उन्हें स्पेसिफिक कोई परफ्यूम की स्मेल है, उससे छींकें आनी शुरू हो गई, आप किसी ग्रॉसरी स्टोर में गए, वो पुरानी चीज़ों की स्मेल से और छींकें आना शुरू हो गई, ये भी क्या कोई ख़तरनाक अलामत होती है? ये एक वैसे अर्ली वार्निंग साइन होता है कि आपकी सांस की नालियाँ हसास हैं। आपको डिफरेंट परफ्यूम्स, जैसे आटा गूंदते हुए सूखा आटा या डस्टिंग, ये सब चीज़ें आपको तंग कर रही होती हैं, आपको ट्रिगर कर रही होती है। खाना बनाते हुए मसालों की स्मेलें अगर तंग कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आपने चेकअप कराना है, आप प्रोन हैं, आपको हो सकता है कि आपको दमे की तरफ ले जाए बातें, आपने इसको पहले चीज़ें कंट्रोल रखनी है। ठीक हो गया। मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अक्सर लोग होते हैं उनके काम इस तरह के होते हैं कि पाउडर बहुत, अब जैसे हमारे अपने मेकअप रूम में अक्सर हेयर स्प्रे का इस्तेमाल हो रहा होता है, पाउडर का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो ये भी स्किन के लिए, अगर आपका बहुत ज़्यादा मास्क वगैरह नहीं आप पहनते हैं तो आपके लिए सांस की प्रॉब्लम हो सकती है इसमें जी देखें, इसमें अगर दो बंदे हैं, एक को अगर उसकी सांस की नालियाँ सेंसिटिव नहीं है, हसास नहीं है, उसको हो सकता है शायद मेकअप पाउडर कुछ भी ना खाए, साथ बैठे हुए जो दूसरा बंदा है उसको मेकअप पाउडर करें, हो सकता है उसको छींकें आनी शुरू हो जाए, उसको एलर्जी होनी शुरू हो जाए, उसको इवन स्किन के ऊपर निशान पड़ने शुरू हो जाए, उसका सांस भी ख़राब हो सकता है। तो ये हमने डायग्नोज करना, तशखीस करनी होती है कि किसकी सांस की नालियाँ हसास हैं, किसको चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, तंग कर रही हैं, किसको नहीं कर रही। लोग दमे का इलाज नहीं कराते कि कोई ये कहेगा कि इसको सांस का मसला है, बच्ची का रिश्ता नहीं होगा, या इनहेलर का इस्तेमाल करेंगे और पूरी ज़िंदगी उस पर डिपेंड करेंगे तो लोग कहेंगे इसको पता नहीं क्या बीमारी है। इस पर हम बात करते हैं, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो इनहेलर का इस्तेमाल जब डॉक्टर किसी को कहते हैं ना तो वो एक खौफ की अलामत बन जाता है। ओह, अगर यंग बच्ची को है तो इसका रिश्ता नहीं होगा, लड़के को है तो इसका रिश्ता नहीं होगा, लोग कहेंगे इसको दमे का मसला है, सांस का मसला है, ये तो ज़्यादा देर जिंदा ही नहीं रह सकता। बड़ी खौफनाक बातें लोग करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हमारी सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा है कि जी कि अगर आप टैबलेट्स खा रहे हैं तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आप सिरप पी रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप इनहेलर यूज़ कर रहे हैं तो लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं, लोग सवाल पूछते हैं। ये एक सोशल स्टिग्मा होता है, स्पेशली जो हमारी यंग फीमेल्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है कि आप पब्लिकली इनहेलर यूज़ नहीं कर सकते। जब जो जैसे आपकी बात है, उनके पेरेंट्स होते हैं वो हमसे कह रहे होते हैं जी कि कोई और तरीका बता दें, इनहेलर यूज़ ना हो वरना रिश्ते के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। मैं अपने पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि जी कि इनहेलर सबसे ज़्यादा बेज़रर और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि आपने इनहेल किया, आपके लंग्स में गए और वहीं पे वो चीज़ ख़त्म हो गई। इसकी यानी कि सबसे ज़्यादा जिसको हम कहते हैं बेज़रर दवाई, वो इनहेलर ही है। सिर्फ आपने उसकी टेक्निक सही तरह से यूज़ करनी होती है और वो रेगुलरली इस्तेमाल करना होता है। आपने सांस खराब होने का इंतज़ार नहीं करना कि जी सांस खराब होगा तो मैं इनहेलर इस्तेमाल करूँगा। आपने जब एक दफ़ा पल्मोनोलॉजिस्ट आपको डायग्नोस कर दे कि आपको अस्थमा या दमे की शिकायत है तो आपने मुसलसल दवाई इस्तेमाल करनी होती है, जैसे कि शुगर ब्लड प्रेशर का होता है। आप दवाई खाते रहेंगे, चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, आप नहीं खाएंगे वो एकदम ट्रिगर आउट हो जाएगा। और जितनी दफ़ा अस्थमा ट्रिगर होता है उतनी दफ़ा दवाई थोड़ी सी कम इफेक्टिव होनी शुरू होती है और दमा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाता है।
ठीक हो गया। इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा, ये फिर लाइफ लॉन्ग बीमारी रहती है, और अगर मतलब आपने इसको कंट्रोल रखना है, और अगर कंट्रोल ना रखा तो ये ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है? अगर बार बार अटैक्स हो रहे हैं और दमा ट्रीट नहीं हो रहा और पेशेंट यूज़ नहीं कर रहा दवाइयाँ सही तरह से, और रेगुलरली यूज़ नहीं कर रहा, कभी इस्तेमाल कर ली तो फिर छोड़ दी, फिर कि जी कि मैं इसको वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करता रहूँगा, छोड़ दूँगा, ट्रिगर्स फिर भी वहीं पर ही रह रहे हैं, तो ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा है, वो प्रॉपर अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पाते, सांस फूलना शुरू हो जाता है। ऐसे मरीजों को सीढ़ियाँ चढ़ना, ठंडा गर्म खाना, ज़्यादा बोलना, लाउड बोलना, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? हाँ जी, उसमें ये होता है जी कि हर सांस खराब का मतलब दमा नहीं है। बहुत सी और बीमारियां भी हो सकती होती हैं, जैसे फेफड़ों को सिकुड़ जाना, ट्यूबरक्लोसिस, खुदा न खास्ता लंग कैंसर, या ऐसा दमा जो सिगरेट की धुएं की वजह से हो रहा है, या कोई ऐसा दमा जो घर में पेट्स रखे हुए हैं उनकी वजह से हो रहा है। ये सब वो चीज़ें हैं जिसको आप अपनी लाइफ से रिमूव आउट कर सकते हैं, जिसको ये सारे ट्रिगर्स हैं जो कि अवॉइड हो सकते हैं। तो कोशिश हम अपने पेशेंट्स को यही कहते हैं जी कि आप कोशिश करें कि जो ट्रिगर्स आपको पता है, जैसे खाने में किसी को अगर चावल तंग करते हैं तो आप चावल को थोड़ा सा अवॉइड करें, दूध तंग करता है तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, परफ्यूम्स तंग करती हैं तो खुद भी तेज़ परफ्यूम ना लगाएं, और अपने जो पार्टनर से भी किसी भी रिक्वेस्ट करें कि आप ना लगाएं। स्पेशली इंडोर्स ऑफिस के अंदर हमने बहुत देखा है, क्योंकि फीमेल्स को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही होती है, थोड़ा सा डायग्नोज करके थोड़ा सा जो हिस्ट्री के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वो जिन ऑफिस के अंदर काम कर रही हैं वो देखने में बहुत एयर कंडीशन बहुत अच्छे ऑफिस हैं, लेकिन कुछ 4-5 लोग बीच में वेप कर रहे होते हैं। अब वेप ऐसी चीज़ है जी जिसका धुएं की स्मेल भी नहीं आ रही होती है, और वो एनवायरनमेंट को वैसे ही पोल्यूट कर रहा होता है जैसे इसकी स्मोकिंग कर रही होती है। अच्छा, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बता दी। हमें लगता है कि फ़लाँ बंदा स्मोकिंग कर रहा है, थोड़ा सा दूर होके बैठ जाए। वेप जो कि वैसे उस तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा होता, लेकिन वो नुकसानदेह उतना ही है। वेप का जो धुआं है वो जो वेप पी रहा है उसको भी नुकसानदेह दे रहा है, ओह माय जो वो गॉड। धुआं निकाल रहा है और जो इंडोर ऑफिस के अंदर कर रहा है वो उसके कुलीग्स के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। जैसे घर के अंदर कोई बाप या कोई शोहर अगर सिगरेट पी रहा है घर के अंदर, वो अपनी बीवी के लिए भी ख़तरनाक कर रहा है और अपने बच्चों के लिए भी ख़तरा कर रहा है, इसको हम लोग पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। और अब आजकल लंग कैंसर्स फीमेल्स के अंदर थोड़े से ज़्यादा आने इस वजह से शुरू हुए हैं, क्योंकि वो पैसिव स्मोकिंग की वजह से कि घर में सिगरेट हुक्का कोई और पी रहा होता है, और वो जो बेचारी खातून होती है जिसने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया होता, उस बेचारी को लंग कैंसर की अलामत आनी शुरू हो जाती हैं और दमे की अलामत आनी शुरू हो जाती सही, आपने बार बार जिक्र किया पेट जो हैं, ये भी वजूहात बनती दमे की, किस तरह से? जी, इंटीरियर लाहौर में बहुत ज़्यादा लोगों को शौक़ है कबूतर रखने का, छतों के ऊपर झुंड के झुंड कबूतर रखे होते हैं, घर के अंदर जो होते हैं ऑस्ट्रेलियन पैरट्स जो होते हैं, तोते कबूतर वगैरह, ये बहुत बड़े ट्रिगर्स होते हैं जिससे सेंसिटिव लोगों को जिनकी सांस की नालियाँ हसास हैं उनको दमा ट्रिगर हो सकता होता है। तो हम लोग ये कहते हैं जी अवॉइड करें कि जी कि आप स्पेशली कबूतर और तोते हम तो वगैरह इन घर में चीज़ों ना का ख्याल नहीं रखें। रखते ना, पेट्स रखे हुए हैं, बिल्ली को बच्चों ने पकड़ लिया, हैंड वॉश ना किए, डॉग घर में रखा हुआ है, तो इन चीज़ों की बड़ी केयर करनी चाहिए। इनकी केयर करनी चाहिए, स्पेशली अगर किसी के घर में किसी की नानी या दादी या किसी की बहन भाई को अगर अस्थमा की शिकायत है, दमे की शिकायत है या सांस का मसला हो रहा है, तो आपने घर से जो पेट्स हैं उनको ज़रूर रिमूव करें, क्योंकि जो स्पेशली जो पर्शियन कैट्स होती हैं जिनके लंबे बाल होते हैं, वो लोगों के घरों में भी चल रही होती हैं, सोफ़ों पे भी होती हैं, बेड्स पे भी होती हैं, उनके बाल जो होते हैं वो बहुत एंटीजन होते हैं जिसको दमा ट्रिगर करने में बहुत ज़्यादा वो असरअंदाज करती हैं चीज़ें। सही। चेस्ट इन्फेक्शन क्या होता है? चेस्ट इन्फेक्शन जी फेफड़ों का इन्फेक्शन, फेफड़ों का निमोनिया कह सकते हैं उसको हम लोग, जो भी जरासीम फेफड़ों को जाके तंग करेगा उसको इन्फेक्शन करेगा उसको हम लोग कहते हैं चेस्ट बहुत इन्फेक्शन। खतरनाक है। अगर ट्रीट ना किया जाए तो ख़तरनाक है जी। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ वायरल चेस्ट इन्फेक्शंस होती हैं, कुछ बैक्टीरियल होती हैं। वायरल की सबसे बड़ी एग्जांपल और जो पूरी दुनिया को पता है कोविड थी जी, वो वायरल इन्फेक्शन थी, उसने अपना टाइम पूरा करना है उसके बाद ठीक होना है। जो बैक्टीरिया की जो चेस्ट इन्फेक्शंस होती हैं उसमें उसको जिसको हम लोग आमतौर पर निमोनिया कहते हैं, जी। अर्ली ट्रीट यानी कि उसको जल्दी तशखीस किया जाए, जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो ये 100% क्यूरेबल होती है। ठीक है जी, सिर्फ इसको डिले कर दिया जाए, लेट कर दिया जाए, खुद से एंटीबायोटिक्स दुकान से जा के खाई जाएँ, वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। नमूनिया किस एज ग्रुप के लिए? बहुत ज़्यादा बूढ़े अफराद में भी और बच्चों में भी, या हर एक के लिए उतना ही खतरनाक है? एक्सट्रीम एज पे हम कहते हैं जी छोटे बच्चे और बूढ़े लोग, इनमें निमोनिया अगर हो जाए तो वो उसको ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, हमें ज़्यादा मेडिकेशन यूज़ करनी पड़ती हैं और उसमें मोर्टेलिटी जिसमें कहते हैं जी कि उसमें ख़तरना ज़्यादा हो जाता है। एक बड़ा आम सा मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है, आई डोंट नो ये सही भी है कि नहीं, नमूनिया क्या सिर्फ सर्दियों में होता है? नहीं जी, निमोनिया सर्दियों में जो हमने जो सुना था सारी उम्र बचपन में भी कि सर्दियाँ आएंगी तो ठंड लगे। निमोनिया हो जाएगा, उसमें सर्दी में क्योंकि ये चीज़ होती है ड्राईनेस, जब जहाँ पे भी एनवायरनमेंट ड्राई होगा तो वहाँ पे आपके गले के अंदर चीज़ें ड्राई होनी शुरू हो जाएंगी, इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है
उसमें फिर बैक्टीरिया आके रहना शुरू कर देता है। निमोनिया सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन गर्मियों में भी निमोनिया होता है। और गर्मियों का निमोनिया और सर्दियों के निमोनिया का ट्रीटमेंट हमने उसके मुताबिक देखना होता है कि निमोनिया किस तरह का निमोनिया, कौन सा बैक्टीरिया है, क्या एज ग्रुप है। बूढ़ों का जो निमोनिया होता है उसमें डिफरेंट बैक्टीरियाज वगैरह उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यंग पेशेंट्स के अंदर जो कि हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जो कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, बंद एनवायरनमेंट्स के अंदर, उनकी डिफरेंट, उसको हम लोग कहते हैं एटिपिकल निमोनिया, उनका ट्रीटमेंट और तरह का हो रहा होता है। ठीक हो गया। दो चीज़ें होती हैं और बड़ी नॉर्मल हम लोगों में आम देखते हैं, खांसी और नज़ला ज़ुकाम रहना। ये कब तक नॉर्मल है और कब अगर बहुत ज़्यादा रह रहा है तो ये ख़तरनाक है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ कि 2 हफ्ते से ऊपर अगर खांसी आ रही है, आप इसको इग्नोर ना करें। आप कफ सिरप्स बार बार खुद जाके दुकान से एंटीबायोटिक्स और कफ सिरप ना लें। 2 हफ्ते की खांसी के बाद आपने मुस्तनिद डॉक्टर को लाजमी चेक कराएं। हो सकता है वो आपको चेस्ट एक्सरे के लिए बताए, छाती के एक्सरे करवाएं, हो सकता है कुछ और टेस्ट कराएं। और अगर बलगम और उसमें खून आ रहा है, उसमें आपने फिर उसका बलगम और खून का टेस्ट भी करवाएंगे। क्योंकि हमारा पाकिस्तान के अंदर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बहुत कॉमन चीज़ होती है। जहाँ पे क़ुव्वत मुदाफ़ित मरीज़ की कम हो जाए, वहाँ पे टीबी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आपको इनिशियल टेस्ट कराने हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि एक मखसूस टाइम के लिए आपने देखना है। अगर आपकी खांसी और बलगम ठीक नहीं हो रही तो फिर आपको माहिर डॉक्टर के पास जाना है। जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्मोकिंग कितनी ख़तरनाक है? स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है जी। स्मोकिंग को हम लोग जो हमेशा डिस्करेज करना चाहिए। साल हर साल से हम लोगों को देखते हैं वेप स्मोकिंग, और हेल्दी नज़र आ रहा होता है बंदा। असल में आप देख रहे हैं माशरे के अंदर, हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। जो लोग माशरे से उठ के हॉस्पिटल आ जाते हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे होते, वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। हमारे वार्ड्स के वार्ड्स भरे होते हैं स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ की वजह से, जिसमें सांस का दमा, धुएँ वाला दमा, खुदा न खास्ता लंग कैंसर, ये सब चीज़ें स्मोकिंग की वजह से हो रही होती हैं। पब्लिक को इस वजह से नज़र नहीं आ रही होती क्योंकि वो आपके महल्ले से वो बंदा गायब हो चुका है, वो अस्पताल में दाखिल है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर उसको ऑक्सीजन लग रही होती है, तो उसका लाइफस्टाइल इतना लो हो जाता है कि वो अपने घर के अंदर बंद होकर रह जाता है। इस वजह से आपको सोसाइटी के अंदर सिर्फ वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो स्मोकिंग कर रहा है। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है वो चीज़ें आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होती। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स देख रहे होते हैं या उस मरीज़ के फैमिली मेम्बर्स ये स्मोकर्स हजरात के जो लंग्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? आम बंदे से डिफरेंट हो जाते हैं क्या? हैवी स्मोकिंग करने से और ज़्यादा देर स्मोकिंग करने से फेफड़े कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं धुएं वाला दमा या COPD तो वो फिर कहते किन हैं। इलामात के साथ प्रेजेंट करते हैं? अगर सांस आपके खराब होना, फेफड़े अच्छा खांसी आते रहना, थोड़ा सा भी चल के सांस खराब होना, हर गुजरते दिन के साथ सांस मज़ीद ख़राब होना, बलगम रेशा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाना, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप जो सांस ले रहे होते हैं, जैसे कि अगर होंठों को भींच के सांस ले रहे हैं या कंधे उचका के बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं, इसका मतलब होता है कि वो सिगरेट अब उसको तंग कर रहा है और उसको सांस लेने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं उसको। ओबेसिटी का शिकार कुछ लोग होते हैं, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है? सांस का जो मसले होते हैं जी, वो कुछ नफ्सियाती भी मसले होते हैं, कुछ को बेसिक डायग्नोज करना होता है हमने अलामात के साथ। ठीक है जी। जैसे कि कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको हार्ट बीट भी तेज़ होनी शुरू होती है, एंग्जाइटी भी होनी शुरू हो जाती है, और इसमें हमने डायग्नोज करना होता है कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से कि आया ये एस्थमा है या एंग्जाइटी की वजह से इसको सांस ज़्यादा आना शुरू हो चुका हुआ है। ठीक है जी। दोनों के ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होते हैं। जिनको एंग्जाइटी की वजह से सांस ज़्यादा आ रहा होता है उनको हम लोग रीअश्योरेंस करते हैं, उनको हम लोग माहिर नफ्सियात के पास भी भेजते हैं ताकि उनकी एंग्जाइटी कंट्रोल में आए तो उनका सांस भी कंट्रोल में रह कुछ लोग सकता है। शिकायत ये करते हैं रात को नींद नहीं आती, सांस बंद होता है, एकदम से उठ के बैठ जाते हैं। अगर वो सो रहे हैं तो ऐसे फील होता है सांस बंद हो रहा है। किस चीज़ की अलामत होती है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जी। और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं जी खराटे से। अच्छा, हम लोग समझते थे जी खराटे लेना बहुत अच्छी नींद की अलामत है जी, बहुत अच्छा थका हुआ है, बहुत अच्छे खराटे, बहुत गहरी नींद। खराटे नॉर्मल नहीं है जी। नॉर्मल आदमी को खराटे नहीं आने चाहिए। अगर खराटे आ रहे हैं तो आपने लाजमी अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना है। खराटे क्यों आते हैं? जब आप सोते हैं तो आपका सांस जो ज़बान होती है वो पीछे की तरफ टंग फॉल बैक कर देती है, जो सांस के मसले होते हैं थोड़े से वीक हो जाते हैं और एकदम सांस बंद होना शुरू हो जाता है। ये मोटापे की वजह से भी होता है, ये बहुत थिन लोगों में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं स्लीप एपनियस, सोते में सांस रुक जाना। इसकी पहली अलामत होती है जी कि खराटे आना। दूसरी अलामत होती है जी कि मरीज़ कहता है जी कि मैं जब सुबह सो के उठता हूँ मैं फ्रेश ही नहीं होता, मैं 10-12 घंटे भी सो के उठूँ मुझे लगता है मैं सोया ही नहीं हूँ। तीसरी के कोई बैठे बैठे अगर सो रहा है, जैसे कि 10-15 मिनट अगर कोई बंदा टीवी देख रहा है बैठे बैठे सो गया, अखबार पढ़ते पढ़ते सो गया, ये सारी अलामत होती हैं कि स्लीप एपनियस की तरफ जा रही है बात।
तो ये काबिल इलाज है? ये बिल्कुल काबिल इलाज है जी। सबसे पहले तो आपने इसकी तशख़ीस करनी होती है, जिसके लिए स्लीप स्टडीज़ होती हैं। सोते में आपको एक बेल्ट सी मशीन लगा देते हैं, जो कि सुबह उठ के आपने वो कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, पूरी रात की दास्तान आ जाती है। कितनी दफ़ा खराटे लिए, कितनी दफ़ा सांस बंद हुआ, अच्छा। कितनी दफ़ा ऑक्सीजन गिर गई मरीज़ की, हार्ट रेट कितनी दफ़ा गिर गया, कितनी दफ़ा नॉर्मल से ऊपर चला गया, उसके मुताबिक फिर हमने ट्रीटमेंट एडजस्ट करना होता है। ठीक है। अगर पेशेंट का वज़न ज़्यादा है तो हम वज़न कम करने के लिए बताते हैं। कुछ अगर वज़न भी ज़्यादा बहुत जल्दी कम नहीं हो सकता और खराटे भी आ रहे हैं और सब अलामात भी आ रही हैं, तो हमने इसको ट्रीट करना होता है। अगर नहीं ट्रीट करेंगे तो ये शुगर, ब्लड प्रेशर, फालिज और खुदा न खास्ता हार्ट की और कंडीशंस की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला रहम करे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, सांस फूलना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी वॉक करें, बात करते हुए सांस का फूलना, खाना खाते हुए सांस बहुत तेज़ी से आना या सांस का फूलना, ये अलामात क्या कोई ख़तरे की अलामत है? जी बिल्कुल ख़तरे की अलामत हैं। अगर ये चीज़ कंटिन्यूस चल रही है और 2-3 हफ़्ते से ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, ठीक है, फिर आपने ज़रूर इसको चेकअप कराना है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ जो कॉजेज़ होते हैं। कभी कभार आपका एक हिडन एस्थमा सा होता है, कभी कभार वो भी चीज़ें आ रही होती हैं, आपको ट्रिगर्स का नहीं पता चल रहा होता कि क्या चीज़ मुझे ट्रिगर करती है। जैसे आपने बताया खाना खाते हुए, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिससे आपको एलर्जी और अस्थमा का अटैक आपके ट्रिगर हो जाते हैं। बहुत कॉमन चीज़ों में लोगों को चावल, पाकिस्तान में चावल से, दूध, दही या केला खाने से कहते हैं जी हमें बलगम भी आनी शुरू हो जाती है, हमारा सांस भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर वैसे नज़र रखनी होती है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिसको सेंसिटिविटी है, जिसको हसासियत है, उससे बेहतर किसी को नहीं पता कि मुझे क्या चीज़ तंग करती है। बिल्कुल ऐसे ही आपको फ़ौरन पता चल जाता है आपको क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। हेल्दी लाइफस्टाइल की हम हमेशा बात करते हैं। जो लोग जिनको सांस का मसला है, लंग्स का प्रॉब्लम है, उनके लिए वॉक, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर देता है मेडिसिन से भी ज़्यादा? जी बिल्कुल, हेल्थी लाइफस्टाइल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। सबसे पहले तो जी अगर किसी के घर में या कोई खुद स्मोकिंग कर रहा है उसको क्विट करें। नंबर 2, अगर आपने घर में क्योंकि डस्ट में आप कोशिश करें कि झाड़ू ना दें, गीला जो कपड़ा होता है वो मारें। ये एक तरीका होता है कि आपके जो अपने घर में जो डस्ट है वो दोबारा उड़ती नहीं है। आप गीला कपड़ा मारें ताकि डस्ट साफ़ हो। तीसरे नंबर के ऊपर आपने सुबह 5 से लेकर सुबह 10 बजे तक उस वक्त कोशिश करें कि घर की जो खिड़कियां वो बंद रखें, ताकि क्योंकि वो पीक टाइम होता है स्मोक का और पोल्यूशन का। ठीक हो गया जी। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, लंग्स कैंसर क्या है? लंग कैंसर है जी कि फेफड़े का सरतान। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। टॉप पे जो उसकी वजह होती है वो होती है स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर कोई ख़ुद कर रहा है उसको भी हो सकता है, अगर कोई बंद कमरों के अंदर कर रहा है, बंद घर के अंदर कर रहा है, तो वो ना खुद अपने लिए स्मोकिंग और कैंसर का वजूहात बन सकती है, वो अपने प्यारों के लिए, अपनी बेगम के लिए, अपनी वालदा के लिए, हम तो बच्चों के दोस्तों लिए की भी। गैदरिंग्स में ऐसे ही देखते हैं, कोई वेप पी रहा है, आसपास पे सारे वैसे दोस्त खड़े हैं, कोई स्मोकिंग कर रहा है और आदत हो जाती है ना, अब एक दोस्त या दो दोस्त बीच में स्मोकिंग कर रहे हैं, वो आसपास वालों के लिए भी उतना ही खतरा है? बिल्कुल एक्जैक्टली जी, आसपास वालों के लिए भी उतना ही खतरा है, बल्कि उसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। उनको ज़्यादा खतरा है इस वजह से क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो उन्होंने तो कभी स्मोकिंग की भी नहीं, कभी वेप किया भी नहीं, लेकिन वो खतना और जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उतने ही डेंजरस होते हैं जितना स्मोकिंग करने और वाले अब को तंग दफ्तर कर में रहे अगर होते हैं। आप हर रोज़ ऐसे बंदे के साथ रह रहे हैं, बाहर स्मोकिंग करने वो जा रहे हैं, हमारे अपने ऑफिस में अक्सर ही होता है, 2-3 लोग साथ ऐसे ही चले जाते हैं और हर रोज़ ही चले जाते हैं, तो वो 2-3 लोग जो हर रोज़ साथ जा रहे हैं वो खुद अपने आप को दावत दे रहे हैं। जी एग्जैक्टली। और ऐसा जो बंदा जो कि बाहर स्मोकिंग करने जा रहा है वो कम से कम आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। वो बंदा ज़्यादा नुकसानदेह है जो कि आपके ऑफिस के अंदर ही बैठ के खामोशी से वेप किया जा रहा है। वो अपने लिए भी ख़तरनाक है, वो आपके लिए भी ख़तरनाक है। तो हम यही कहते हैं जी कि अव्वल तो करें ना, करना है तो आप बंद कमरों में ना करें, बाहर चले जाएं ताकि बाकियों के लिए तो आप प्रॉब्लम ना बने। लंग कैंसर के अलामात क्या हैं? लंग कैंसर है जी कि अगर वज़न बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाए, खांसी 3 हफ्ते तक आती रहे, खांसी में अगर खून आ जाए, ओहो। ठीक है जी। ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए हम लोगों ने ये बताया हुआ जी कि दोनों ने आपने अपना टेस्ट करवाना है। ठीक है। आपने मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाना है, वो इनिशियली आपको छाती का एक्सरे बताएगा। अगर उसमें कोई चीज़ उसको नज़र आएगी तो वो फिर उसको आगे लेके जाएगा सीटी स्कैन की तरफ। अगर सीटी स्कैन में भी उसको कोई चीज़ नज़र आएगी वो फिर बायोप्सी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। ये हफ्ते 10 दिन के अंदर आपने इनिशियली डायग्नोज करना होता है, और जितना जल्दी आप पिक कर लेते हैं लंग कैंसर को, उतना उसके क्यूरेबिलिटी, उसके इलाज का उतना ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये है जी कि 80% जब लंग कैंसर डायग्नोज होते हैं वो स्टेज 4 में डायग्नोज हो रहे होते हैं। ठीक है जी। उस वक्त तक डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सक रहे होते हैं और उस वक्त तक इलाज भी नहीं हो सका होता, चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी होती हैं। इस वजह से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ जी लोगों को कि खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है, खांसी में अगर खून आना शुरू हो गया है,
अगर वज़न कम होना शुरू हो गया है तो आप लाजमी अपने करीबी मुस्तनिर पल्मोनोलॉजिस्ट को लाजमी दिखाएं, क्योंकि ये एक आम खांसी नहीं है। आम तौर पे ना कैंसर का वर्ड सुनते लोगों को लगता है ये बीमारी काबिल इलाज नहीं है। इन केस अगर आपको पहली या दूसरी स्टेज पे पता चल जाता है तो ये काबिल इलाज है, पाकिस्तान में इसका अच्छा इलाज मौजूद है? अगर अर्ली कैंसर हो तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जी। अर्ली कैंसर स्टेज 1 स्टेज 2 के अंदर आ जाए तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं, कीमोथेरेपी जैसे कि दवाइयाँ देनी होती हैं कैंसर की, उससे भी अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। तीसरे नंबर पे रेडियोथेरेपी होती है जिसमें शुआएँ लगानी होती हैं। अब तो बल्कि हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत अच्छा काम भी कर रही है, कैंसर के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के अंदर, लाहौर के अंदर हर हॉस्पिटल के अंदर एक अच्छा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, कैंसर का डिपार्टमेंट है, जिसके पास दवाइयाँ भी हैं और जो शुआएँ भी लगा रहे हैं, रेडियोथेरेपी भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस गवर्नमेंट के भी ज़्यादा कर रही है। मैं चाह रहा हूँ जी कि लेकिन बेहतर चीज़ होती है प्रिवेंशन। नो डाउट, प्रिवेंशन हमेशा जी। अच्छा मुझे बताइएगा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज होती है कि किसी भी एज में हो सकता है लंग कैंसर? जी कॉमनली हम लोगों को ये कहते हैं जी कि जो स्मोकर हैं और 50 साल से ऊपर हैं, उन्होंने साल में एक दफ़ा अपना चेस्ट एक्सरे या अगर डॉक्टर कहे कि सीटी स्कैन तो वो लाजमी करवाएं, क्योंकि उनमें हाई लाइकली चांसेस होते हैं कि उनके अंदर लंग कैंसर होने का और अर्ली पकड़ने का भी हमें चांस आता होता है। ठीक है जी। फीमेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि फीमेल्स ना वो खुद मान रही होती हैं, ना वो किसी को बताना चाह रही होती हैं। वो अपने डर खौफ के अंदर चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा लेती हैं कि जी कि अगर मुझे खांसी में खून आ रहा है या मुझे अगर लंग कैंसर हो गया तो लोग समझेंगे ये तो सिगरेट पीने वाले की बीमारी है, मैंने तो कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। कई हमारी ख़वातीन इस डर और खौफ में जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है इनिशियली तशखीस करने का, वो गुजार दिया होता है उन्होंने। बिल्कुल। सो हमने प्रिवेंशन की बात की, प्रिवेंशन के पेश नज़र करना क्या है कि इस बीमारी से महफूज रहा जा सके? जी लंग कैंसर को जी। प्रिवेंशन करने के लिए ऑब्वियसली नंबर 1 पे स्मोकिंग, नंबर 2 पे हवा की आलूदगी, पोल्यूशन कंट्रोल करना है, क्योंकि जैसे हमने जिक्र किया था जी PM 2.5 ये एक बहुत बारीक पार्टिकल होता है जो कि सांस की नालियों के अंदर और फेफड़े से खून की नालियों के अंदर तक पहुंच जाता है। इसको रोकने का हमारे जिस्म के बॉडी के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये भी एक कॉज होती है लंग कैंसर की, जो कि धुओं से निकल रहा होता है, फैक्ट्री के धुओं से, धुआं छोड़ती गाड़ियों से निकल रहा होता है, फसलें जलाने से ये चीज़ आ रही होती है। PM 2.5 इससे हमें बहुत ज़्यादा जो अवॉइड करना है हमें। सही। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर कोई लंग कैंसर का पेशेंट है, दमे का मरीज़ है या डिफरेंट एलर्जीज़ का शिकार है, साथ उसको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, डायबिटीज़ का, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं ना हमारे यहाँ हर दूसरे बंदे को, ज़्यादा वो बंदा ट्रिगर करता है? जी डायबिटीज़ जो ज़ियापतीज़ होती है वो उससे इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त थोड़ी कम हो जाती है। जब क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है तो उसमें आपको इन्फेक्शंस और जरासीम वो ज़्यादा अटैक करने के चांसेस होते हैं। यानी कि एक हेल्दी बंदे को TB होने के चांसेस कम हैं बनिस्बत के कोई किसी को अगर ज़ियापतीज़ का या डायबिटीज़ का शिकार है, उसको ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको TB हो सकती है, क्योंकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है। वो ज़्यादा देर तक जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकती उसकी बॉडी। बिल्कुल, बिल्कुल सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा, लाइफ़स्टाइल कैसा होना चाहिए ताकि ख़ास तौर पर सांस की बीमारियों से आप लंग कैंसर से महफूज रहने के लिए आपका हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो कि आप देखने वालों को रिकमेंड करना चाहें? जी सबसे पहले तो अपने जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए आपको अच्छी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 2 स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो उसको फ़ौरी तौर पे उसको तर्क कर देना चाहिए। नंबर 3 अगर आप वेप कर रहे हैं या आसपास भी कोई वेप कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, आप उसको भी रोकें, अच्छे तरीके से रोकें और ख़ुद भी फिर उससे दूर रहने की कोशिश करें। तीसरे नंबर पे ये जी कि एयर ह्यूमिडिफायर्स बहुत कॉमन है, एक हमारी एलीट क्लास के अंदर चल चुका हुआ है। अगर आप अफोर्ड करते हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं अफोर्ड करते इसमें बिल्कुल परेशान ना होंगे जी कि मैं 50,000 लाख रुपए का मैं एयर ह्यूमिडिफायर कहाँ से लाऊं। उसके लिए आसान से देसी टोटके होते हैं। आपने गीले कपड़े से फ़र्श की सफाई करनी है, आपने झाड़ू नहीं रोज़ मारना, आपने डस्टिंग करते हुए आपने मास्क इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपने कोशिश करें कि बाहर अगर निकलें पोल्यूशन के अंदर तो जो सादा फेस मास्क होता है ठीक है वो भी काम करता है, लेकिन ज़्यादा जो एक्चुअल जो मास्क होता है जो कि आपके पार्टिकल्स को, स्मोक को, पोल्यूशन को रोकता है, वो N95 मास्क होता है, जो सफ़ेद कलर का मास्क जी होता है। बिल्कुल, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फैमिली में अगर कोई ऑलरेडी दमे का पेशेंट है, किसी को मसला है आपके पेरेंट्स में से, तो आपको ज़्यादा केयर करनी है, बच्चों में ये चीज़ आगे आ सकती है? जी, क्योंकि जेनेटिकली होता है इसमें 30% जो सांस की नालियाँ होती हैं वो फादर से आ रही होती हैं, 70% जो सांस की नालियाँ इनहेरिट हो रही होती हैं जेनेटिकली वो मदर से आ रही होती हैं। हम लोग ये हिस्ट्री में लाजमी पूछते हैं कि आपकी फैमिली में किसी को है अस्थमा की शिकायत या डस्ट एलर्जी, किसी ना किसी की कज़न को या खाला को या चचा को या नाना को या दादा को किसी ना किसी को अस्थमा होता है, तो हम लोग और ज़्यादा हम लोगों के लिए आसानी हो जाती है डायग्नोस करने के लिए। जेनेटिकली किसी को अगर आ रहा होता है, यानी कि किसी की नानी या दादी को सांस का मसला है, हम उनको बता देते हैं जी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बच्चों में, पोतों में आएगा, तो या आप
घर से पेट्स निकाल दें, स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो बंद करें, अपने आप को एहतियात रखें और बदलते मौसम से भी अपने आप को बचाएं। यानी जब सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी का मौसम, हमें लगता है ना कि बहुत सर्दी में ही प्रॉब्लम हो सकती है, यानी गर्मी में भी प्रॉब्लम उतनी हो सकती है। एग्जैक्टली, बदलता मौसम ज़्यादा तंग कर रहा होता है जी। इसमें जो पीक मौसम के सीज़न होते हैं वो होते हैं मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर। ये 2 मौसम होते हैं जिसमें जब सर्दी आ रही है और जब सर्दी जा रही है। ये पीक मौसम होते हैं जिसके अंदर अस्थमा ट्रिगर होता है, जब पत्ते निकल रहे होते हैं और जब पत्ते गिर रहे होते हैं। हम लोग इस तरह इसको जो हमारी खुराक का रोल भी होता है क्या? बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म, बहुत ज़्यादा चिकना, बहुत ज़्यादा जैसे हम आइसक्रीम वगैरह कहते हैं, ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं पेशेंट्स? ये चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं लेकिन हर एक को ट्रिगर नहीं करती। इस वजह से किसी को अगर वो तंग नहीं करी तो हमने उसको आइसक्रीम बंद नहीं कर देनी चाहिए। अगर उसको तंग करी है तब हम लोग इसे डायग्नोज करते हैं, फिर हम उसको कहते हैं जी आप थोड़ा सा एतदाल से इस्तेमाल करें। और जब आप मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं तो हल्की फुल्की आप आइसक्रीम ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते होते हैं। सही। सो आज के प्रोग्राम में नाज़रीन ऑलमोस्ट हमने वो तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो कि आप हमारे से पूछना चाह रहे थे, जो क्वेश्चन थे, जो नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें लग रही होती है लेकिन उससे बड़े मसाइल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।